92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते हमारी कहानियां एक घड़ी की सुई के साथ यात्रा करेंगी। हर दिन के एक अलग वक्त पर आधारित एक कहानी। आज आपको सुना रहा हूं बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। शाम की स्याह चादर के बाद दिन अब रात का काला कंबल ओढ़ने की तैयारी में था। बाजार की सड़कें धीरे धीरे वीरान होती जा रही थीं। वोल्टेज की कमी से रोशनी के लिए जलते बुझते बल्ब के पीले उजियारे में मैं अपनी दुकान पे बैठा था। शहर के मेन बाजार में थी मेरी दुकान। छोटा सा शहर था। पैडल मारते साइकिल से घूमने पर भी 2 घंटे में एक चक्कर लगाया जा सकता था। आबादी इतनी नहीं थी कि बाजार हर वक्त गुलजार रहता। रोज की चहल पहल और रौनक पास के गांवों की बदौलत ज्यादा थी, सो ये रौनक भी दिन के साथ चढ़ती थी और ढलती शाम के साथ ढल जाती थी। काम की तलाश या खरीदारी की जरूरत गांवों से सुबह लोगों को खींच लाती थी और शाम तक वो लौट जाते थे। बाजार के आधे से ज्यादा दुकानदारों की यही दिनचर्या थी। दुकान बढ़ा के चला जाए क्या चाचा? मैंने साथ के गांव में ही रहने वाले बगल के दुकानदार रुस्तम मियां से पूछा। अरे चंद किशोर, तुम्हें इतनी बेकरारी काहे रहती घर जाने की है? थोड़ी देर और ठहर जाओ। मुमकिनी तौर पर ग्राहक के आने की उम्मीद कम है, लेकिन नाउम्मीदी भी तो नहीं है, रुस्तम मियां चिलम भरते हुए बोले। मैं तो निकल रहा हूं। ये बोल के मैं अपनी दुकान समेटने लगा। शहर के इस मेन बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी मेरी, और मैं रोज अपने गांव से आता जाता था। सारा सामान समेट के बल्ब का स्विच ऑफ करके उसको हांफने से आराम दिया और शटर गिरा दिया। मोटरसाइकिल पे बैठते हुए मैंने रुस्तम चाचा से कहा, राम राम चाचा। रुस्तम चाचा शायद मसरूफ थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। शाम गहरी हो गई थी। थोड़ी ही देर में मैं शहर से निकल के मेन रोड पे आ गया था। गांव जाने के 2 रास्ते थे। एक जिससे मैं जाता था, उससे शहर और गांव का फासला तकरीबन 30-35 किलोमीटर होगा। मैं ये रास्ता इसलिए अपनाता था क्योंकि ये 2-3 गांवों से आबादी वाली जगहों से गुजरता था। हालांकि दूसरे रास्ते से दूरी तकरीबन आधी, लगभग 12-15 किलोमीटर की ही थी, लेकिन इस रास्ते में बस्ती कहीं कहीं ही आती थी। बाकी पूरा रास्ता बयाबान जंगल का था। दुकान जल्दी समेटने की एकमात्र वजह यह थी कि रात गहरी और रास्ता सुनसान होने के पहले घर पहुंच जाऊं। सन्नाटे से डर लगता है मुझको, और ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे एक वजह थी। बरसों पहले जब मैं 9वीं या 10वीं में था और शायद 14 या 15 साल का रहा हूंगा, किसी और को पता नहीं, लेकिन मुझ पे अब तक असर था उस वक्त हुई एक घटना का। सन्नाटे में गूंजती मोटरसाइकिल की आवाज मुझको सुकून दे रही थी, क्योंकि इससे सन्नाटे की खामोशी मेरे दिल में नहीं समा पा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर में चंद्रकिशोर की अपनी दुकान है और वो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता है। बचपन में हुई किसी घटना की वजह से उसको सन्नाटे से डर लगता है, इसलिए वो गांव आने जाने के लिए जंगल वाले छोटे रास्ते के बदले आबादी से गुजरने वाले लंबी दूरी के रास्ते को अपनाता है। अब आगे। घर पहुंच के मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुकान से निकलते तो आप जल्दी हैं, लेकिन पहुंचने में इतनी देर कैसे हो जाती है? मेरी पत्नी निधि दरवाजा खोलते हुए बोली। हाँ, रास्ते में अंधेरे की वजह से जरा धीरे धीरे आता हूं। वो मोटरसाइकिल की हेडलाइट भी खराब हो गई ना। मैंने सब्जी का थैला निधि को थमाते हुए कहा।
तो बनवा लीजिए ना, दिन भर दुकान पे बैठे ही तो रहते हैं। निधि सब्जी के थैले से सब्जी को बाहर निकाल के उनके लिए बनी टोकरी में डालती हुई बोली, बैठा नहीं रहता हूं, काम करता हूं, और दुकान पे काम बैठ के ही होता है। मैंने जरा चिढ़ते हुए कहा, पापा ये मैथ जरा बता दो ना। मेरे 9 साल के बेटे सचिन ने बिछावन से ही मुझको आवाज देते हुए कहा, हाँ उनको हाथ मुंह भी मत धोने दो, हैं आते ही अपनी खिदमत में लगवा लो। जाने क्या पढ़ाते हैं स्कूल वाले, सारा होमवर्क पूछ के करते हो। और कितनी बार मना किया कि बिछावन पे मत बैठा करो, ये टेबल और कुर्सी किस लिए है। मैथ का एक सवाल पूछने के बदले मेरी धर्मपत्नी हमारे बेटे को कई सवाल दे चुकी थी। मैंने सचिन की ओर देखा। वो मुझको यूं देख रहा था कि जैसे उसने निधि की बोली गई किसी बात को न तो सुना है न ही समझा है। उसके दिमाग में तो बस उसके मैथ के सवाल थे। आता हूं बेटा, हाथ मुंह धो के। सचिन को बोलते हुए मैं आंगन की तरफ बढ़ गया। एक कप चाय बना दो प्लीज। सचिन के पास बैठते हुए निधि को आवाज लगाई मैंने, और सचिन से पूछा, अम्मा नहीं दिख रही। सचिन अभी बोला ही था दादी कि तभी रसोई से ही निधि की आवाज आई, माँ जी पड़ोस में गई हैं और खाना बन गया है, खाना ही खा लो, चाय नहीं बना रही हूं मैं। 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। मैं सचिन को मैथ समझा रहा था कि अम्मा दरवाजा धकेलती हुई अंदर आई। कितनी बार कहा है कि दरवाजे में कुंडी लगा के रखा करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अम्मा अंदर से दरवाजे में कुंडी लगाती हुई बोली। जवाब खाना परोसती हुई निधि ने दिया, अभी ये आए थे और आप आने वाली थी, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। जवाब तो बस होंठों पे धरे रहते हैं, अपना राग ये लापना, मेरी बात मत सुनना, अम्मा बोली। अम्मा के जवाब में निधि फिर कुछ बोलती और उन दोनों के बीच फिर बातों की खींचतान शुरू होती। इससे पहले खाना शुरू करते हुए मैंने पूछा, कहाँ गए थे अम्मा? तुझे पता नहीं? तू इधर से जंगल वाले रास्ते से नहीं आया क्या? नहीं अम्मा, वो दूसरे गांव में जरा काम था तो उधर से आया। अपने डर को न जताते हुए दूसरे गांव में जरा काम था, ये मैंने अम्मा से सफेद झूठ बोला था। अरे वो मौलवी साहब है ना, उनका लड़का आज शाम मोटरसाइकिल से गिर गया, उसी बरगद के पेड़ के पास। अरे वहीं जहां अमावस की रात 2 बजे चुड़ैल आती है। मौलवी साहब ने ताबीज दी थी पहनने को, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ी पढ़ाई क्या कर लेते हैं ना, सबको ढकोसला बोलने लगते हैं। बड़े परेशान थे मौलवी साहब। कुछ सोच के अम्मा फिर बोली, तूने तो पहन रखी है ना ताबीज? बरगद का पेड़ हलक से फिसलता निवाला अटक सा गया मालूम हो रहा था मुझे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर में चंद्रकिशोर की अपनी दुकान है। वो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता है। बचपन में हुई किसी घटना की वजह से उसको सन्नाटे से डर लगता है। आज दुकान से घर पहुंचने पे उसकी अपनी पत्नी से रोजमर्रा की प्यारी नोकझोंक होती है। तभी उसकी अम्मा मौलवी साहब के बेटे की दुर्घटना के बारे में बताती हैं, जो बरगद के पेड़ के पास हुई है। बरगद के पेड़ का नाम सुन के चंद्रकिशोर डर जाता है। अब आगे। उस बरगद के पेड़ की तस्वीर जहन में आज भी वैसी ही है जैसे 30 साल पहले थी। गांव के खेत जहां खत्म होते हैं और जंगल जहां से शुरू होते हैं, वहीं पे एक तालाब है जिसके किनारे विशाल बरगद का पेड़ है। गांव में किसी को नहीं पता कि यह पेड़ कब उगा। बाबूजी और बाबा सबने यही कहा कि वो लोग बचपन से ही ये बरगद का पेड़ देखते आए हैं, और उन्होंने भी अपने बाप दादा से यही सुना था कि ये बरगद का पेड़ उनके जन्म से है। हालांकि उस बरगद के पेड़ और तालाब के किनारे से शहर जाने के लिए सरकारी योजना पास होकर आज पक्की सड़क बन चुकी है, लेकिन तब कोई सड़क नहीं थी। हाँ, लोगों के आने जाने से उनके कदमों के निशान से एक राह सी जरूर बन गई थी। तालाब किनारे जहां आज सड़क गुजरती है, गांव की सीमा पे होने की वजह से तब वहां जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके गांव के लोगों का अंतिम संस्कार होता था। बरगद के पेड़ में न जाने कितनी हजार कीलें ठुकी हुई थीं। भटकती आत्माओं को शांत करने के ख्याल से गांव के झाड़ फूंक करने वाले लोग मंत्र के साथ
कील से आत्मा को बरगद के पेड़ में ठोंक देते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसा करने से आत्मा का भटकना शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी शाम ढलने के बाद कोई उधर नहीं भटकता था, क्योंकि पूरे गांव को यकीन था कि वो बरगद का पेड़ भटकती आत्माओं का बसेरा है। अमावस को जब चांद नहीं होता, तब ब्रह्म मुहूर्त से कुछ घंटे पहले 2 बजे, जब रात अपने शबाब पे होती है, तब वो बरगद का पेड़ चुड़ैल बन जाती है। ऐसी चुड़ैल जिसके पूरे शरीर में कीलें चुभी होती हैं। अपने गांव में हाई स्कूल नहीं होने की वजह से प्राइमरी के बाद पंचायत के ही दूसरे गांव में दाखिला ले लिया था मैंने। तब ना तो पक्की सड़कें थीं और ना ही आवागमन के खास साधन। 2 मील दूर स्कूल जाने का जल्दी और आसान तरीका था खेतों की पगडंडियों से होते हुए तालाब किनारे उस बरगद के पेड़ को पार करके जंगल से होते हुए गुजरना। दोस्तों के झुंड के साथ रास्ता कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। जिस गांव में स्कूल था वहां शिवजी का मंदिर है। वहां हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है। उस मेले के आखिरी दिन नाच का प्रोग्राम था। तब पूरी पंचायत में सिनेमा हॉल नहीं था, इसलिए मनोरंजन के एकमात्र साधन उस नाच को देखने के लिए बहुत उत्साह होता था। सो हम कुछ दोस्तों ने स्कूल खत्म होने के बाद नाच देखने के बाद घर लौटने का प्लान बनाया। उस दिन नाच देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। ध्यान टूटा नाच के खत्म होने के बाद। रात के 11:30 बज रहे थे। तब तो मोबाइल फोन जैसी कोई बला थी नहीं और लैंडलाइन शहरों में रईसों की निशानी थी। घर पे खबर करने का कोई उपाय नहीं था। मैंने दोस्तों से कहा चलो घर चलें, तो वो लोग ये बोलते हुए साफ मना कर गए कि इतनी रात को चुड़ैल वाली बरगद के पेड़ के रास्ते से हम तो जाने से रहे। वैसे भी आज घुप अंधेरे वाली अमावस की रात है। सुबह फिर इधर से स्कूल करके चलेंगे, अभी बबलुआ की मौसी के यहाँ रुक जाते हैं ना। बाबूजी के डर से मेरी हालत खराब थी, सो मैंने अकेले ही घर लौटने की ठानी और जल्दी पहुंचने का एकमात्र रास्ता उस बरगद के पेड़ से होके जाता था। पापा बचाओ! सचिन की आवाज सुन के मैं 30 साल पुराने ख्यालों से बाहर आ गया और मैं उसके कमरे की ओर भागा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर में चंद्रकिशोर की अपनी दुकान है। वो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता है। उसके गांव की सीमा पे जंगल शुरू होने से पहले एक बरगद का पेड़ है जो गांव वालों की मान्यता के अनुसार रात 2 बजे चुड़ैल बन जाता है। बचपन में एक बार चंद्रकिशोर स्कूल से नाच देखने के बाद जल्दी आने की गरज से जंगल वाला रास्ता अपनाता है। आज अपने बेटे सचिन के चीखने से वो कमरे की ओर भागता है। अब आगे अम्मा बोले जा रही थी, आज ही मौलवी साहब का बेटा मोटरसाइकिल से गिर के हाथ तुड़वा बैठा और अब ये मेरा लल्ला सचिन चिल्लाया। अरे जरूर किसी की आत्मा भटक रही है जिसको पकड़ के उस बरगद में मंत्र वाली कील से ठोकना होगा। हे ईश्वर, मेरे लल्ला की रक्षा करना। अम्मा जरा चुप भी रहोगी? पहले देखें तो क्या हुआ है। मैंने अम्मा को जरा डपटने वाले अंदाज में कहा। अम्मा के साथ मैं सचिन के कमरे में था। सचिन अपने बेड के कोने में दुबका चिल्ला रहा था, पापा बचाओ! निधि उसके हाथ से कॉमिक्स छीनते हुए उसको डपटते हुए चाटे रसीद ही करने वाली थी। मैंने निधि को रोका तो कॉमिक्स को मुझको थमाते हुए बोली, तुम्ही ने ढीठ बना दिया इसको, और शायद हो। कोर्स की किताब पढ़ने में तो नींद आती है इनको, है, लेकिन कॉमिक्स पढ़ने में नहीं। मैं कुछ बोलता कि अम्मा बोली, अरे बच्चों को मारा नहीं करते, जरा डरा देते हैं बस। और फिर सचिन के पास जाके बोली, तुम्हें पता है वो सुनहरे रंग का भालू जो बरगद के पेड़ पे रहता है ना, वो कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों को रात में उठा ले जाता है। सचिन हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बोला, सुनहरा रंग? कमरे से बाहर निकल रहा था मैं। पलट के बोला, सुनहरा रंग मीन्स गोल्डन कलर। फिर अम्मा से कहा, अम्मा तुम्हारी सारी दुनिया इस बरगद के पेड़ पे रहती है ना, ये भालू कहीं और नहीं रह सकता। दरअसल रात में बरगद के पेड़ की याद ने ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे।
सचिन अब रोना चिल्लाना भूल के अम्मा से बातों में मशगूल हो गया था। वो चहकते हुए अम्मा से बोल रहा था, वाओ गोल्डन कलर का भालू, लेकिन भालू तो काला होता है। सचिन के कमरे से निकला तो देखा दरवाजे के पास खड़ी निधि सारी बातें सुन रही थी। गुस्से में तो थी, अब अम्मा की बातों से चिढ़ भी गई थी। बोली, भालू के नाम से खुश होने वाले जनाब भालू से डरेंगे? अगर मिल जाए तो भालू को भी डरा दें आजकल के बच्चे। नहीं तो क्या बुरा है, डरना अच्छी बात थोड़े है, मैंने कहा। बोल तो मैं निधि को रहा था, लेकिन शायद समझा मैं खुद को रहा था। सुबह का वक्त था, मैं घर के बाहर लगे फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। तभी रसोई से निधि की आवाज आई, आज सचिन को स्कूल से लेते आइएगा, आज उसकी स्कूल बस नहीं आएगी। तो आज मत जाने दो स्कूल, शाम को कैसे ला पाऊंगा, दुकान किसके भरोसे छोड़ूंगा? मैंने जवाब दिया। अरे तो आज दोपहर को दुकान बढ़ा देना, एक दिन जल्दी बढ़ाने से क्या बिगड़ जाएगा? नेहा बेपरवाही से रसोई से ही बोली। अरे यार हद है, तुम्हारा तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गोल कर सकता और मैं दुकान जाना गोल कर दूं? अरे हमने भी तो न जाने कितनी बार स्कूल गोल किया है। मैं चिढ़ते हुए बोला। उसका आज स्कूल में टेस्ट है भाई, और गोल किया हो स्कूल इसीलिए दुकान चलाते हो? आदतन निधि ने जवाब देने का कोई मौका नहीं गंवाया। ये स्कूल वाले भी पढ़ाते कम है, टेस्ट जला लेते हैं। मैं बुदबुदाते हुए घर के अंदर घुसा कि निधि दोबारा बोली, कहाँ हो जी? अब क्या हुआ? मैंने झल्लाते हुए पूछा। हाँ, गोगोई बाबू को जीप के लिए भी बोल दीजिएगा। अगले हफ्ते महाशिवरात्रि है, पास के गांव में शिव मंदिर जाऊंगी। ये सुन के अचानक मेरी झल्लाहट और चिढ़ सब दूर हो गई। मैंने मनी मन सोचा, ये सही रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन निधि चली जाएगी और उसके 2 दिन बाद उसी जीप से दोस्तों के साथ मेले में आए नाच को देखने चला जाऊंगा। अरसा हो गया नाच देखे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर में चंद्रकिशोर की अपनी दुकान है और वो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता है। उसके गांव की सीमा पे रात 2 बजे चुड़ैल बन जाने वाले बरगद के पेड़ का खौफ उसके मन में है। उसकी पत्नी उसके बेटे सचिन को कॉमिक्स पढ़ने से मना करती है और डांटती है, जिससे सचिन चिल्लाता है। अम्मा सचिन को डराने के लिए सुनहरे रंग के भालू द्वारा कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों को पकड़ने का फसाना बताती है, जिससे सचिन मजे लेके सुनता है। चंद्रकिशोर की पत्नी निधि उसको आज सचिन के स्कूल बस पे न आने के बारे में बताती है और साथ ही शिवरात्रि आने की वजह से भाड़े पे जीप करने की ताकीद भी करती है। अब आगे। आज बाजार में अच्छी चहल पहल थी। आने वाली महाशिवरात्रि का असर बाजार पे साफ नजर आ रहा था। दुकान पे भी ग्राहकों की अच्छी आमद थी। निधि के ताने अच्छा शगुन होते हैं। जिस दिन उससे बहस होती है, दुकान में अच्छी बिक्री होती है। खुद के मन में आए इस बेतुके ख्याल ने होठों पे मुस्कान ला दी। ग्राहकों से जब फुर्सत मिली तो शाम होने वाली थी। तभी सचिन को स्कूल से लेना याद आया। मैंने सर पर दुकान बढ़ाई और सचिन को लेने उसके स्कूल निकल गया। सचिन को स्कूल से लेके घर की ओर चला। शाम घिराई थी, सचिन साथ था, इसलिए देर होने से बचने के लिए आज जंगल वाला रास्ता लिया। ये रास्ता तो शाम से ही वीरान हो जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सुनसान रास्ते के सन्नाटे मुझे किसी नागिन की तरह डस रहे थे। अपने अंदर के बढ़ रहे डर को काबू करने के ख्याल से मैंने सचिन से बातें करनी शुरू कर दी। और क्या हुआ आज स्कूल में? मैंने पूछा। पापा, आपको पता है नागराज के शरीर के अंदर हजारों सांप होते हैं और उसको आदमी, जानवर, भूत किसी से डर नहीं लगता और वो हमेशा मुसीबत से लोगों को बचा लेता है। सचिन चहकते हुए बोला। वो सब नकली होते हैं ना, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम कोर्स की किताबों के बदले अब भी कॉमिक्स पढ़ते हो। आज ही तुम्हारी मम्मी को बताता हूं, मैंने कहा। सॉरी पापा, सचिन ने मासूमियत से कहा। गोल्डन कलर के भालू से कितना डरा था सचिन पता नहीं, लेकिन अपनी मम्मी का डर उस पर साफ दिख रहा था। सचिन से आगे और बातें करता कि मोटरसाइकिल की धीरे धीरे बैठती आवाज से दिल बैठने लगा था। मेरी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई थी
और सामने वही बरगद का पेड़ था। अब भी ये पेड़ ठीक वैसा ही था जैसा 30 साल पहले स्कूल से नाच देख के रात को अकेले घर लौटते वक्त था। ये सच है, चुड़ैल कभी बूढ़ी नहीं होती। 30 साल पहले की उस रात की एक एक घटना अब भी जहन में ताजी थी। उस रात नाच देख के लौटते वक्त जैसे ही जंगल पार कर रहा था, देखा बरगद के पेड़ से उसकी जड़ें नहीं बल्कि सफेद बाल लटक रहे थे जो अमावस की काली रात में भी दमक रहे थे। अगल बगल के पेड़ भी अजीब अजीब आकृतियों में बदलते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में देखते देखते जंगल के सारे पेड़ तरह तरह के विचित्र जानवरों में बदल गए थे, जिनके सर पे सफेद लंबे लंबे बाल थे। लेकिन किसी ताकत से वशीभूत वो सभी रुके हुए थे। चांद तो था नहीं आसमान में। अटल ध्रुव तारे से सप्तऋषि तारों का समूह एक खास कोण पे था। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त होने में बस कुछ 1-1.25 घंटे बचे थे, यानी रात के 2 बज रहे थे। मेरी सांस अटक गई थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मैंने देखा कि बरगद के पेड़ में हलचल हुई और जड़ों की जगह लटके झिलमिल सफेद लंबे बालों के सहारे चलती हुई वो मेरी तरफ आने लगी। धीरे धीरे सारी डालियां उसके नुकीले नाखून बन गए और वो देखते देखते चुड़ैल बन गई जिसके पूरे शरीर में कीलें चुभी हुई थी। मैं डर से बेहोश हो गया। मोटरसाइकिल के हॉर्न से मैं एक झटके में अपने 30 साल पुराने अतीत के ख्यालों से वापस वर्तमान की हकीकत में लौटा। देखा कि अपने ही गांव का रहने वाला मुरारी था। मुझे पसीने में लथपथ देख के उसने पूछा, कहाँ हो भैया? कुछ नहीं मुरारी, वो सचिन को लेकर घर जा रहा था, मोटरसाइकिल खराब हो गई है। मैंने अपना डर छुपाते हुए कहा, कोई नहीं, आप दोनों मेरी मोटरसाइकिल पे घर आ जाओ मेरे साथ। अपना मोटरसाइकिल लॉक करके यहीं छोड़ दीजिए, अभी रात होने वाली है, कल सुबह आके ठीक करके ले जाएंगे। मैं सचिन को लेके मुरारी के साथ उसकी मोटरसाइकिल से गांव तो जा रहा था, लेकिन दिमाग में घूम रहा था, चुड़ैल के वार से बच तो गए लेकिन चुड़ैल छोड़ती नहीं है, उसको दोबारा मौके का इंतजार रहता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रात 2 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर में चंद्रकिशोर की अपनी दुकान है और वो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता है। उसके गांव की सीमा पे रात 2 बजे चुड़ैल बन जाने वाली बरगद के पेड़ का खौफ उसके मन में है। सचिन को स्कूल से लेके लौटते वक्त जल्दी के लिए चंद्रकिशोर जंगल वाला रास्ता अपनाता है, जहां बरगद के पेड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है और 30 साल पहले की उसके बचपन की डरावनी घटना चंद्रकिशोर की आंखों के आगे ताजी हो जाती है। गांव के ही मुरारी के मिल जाने से वो सचिन को लेके मोटरसाइकिल से गांव वापस आ जाते हैं। अब आगे। शिवरात्रि के 2 दिन बाद मेरे नाच देखने जाते समय उम्मीद के विपरीत निधि, अम्मा और सचिन सब साथ चलने को तैयार हो गए। सचिन को झूला, अम्मा के भजन, निधि की खरीदारी और मेरा नाच देखना, ये सब करने में वक्त आधी रात से ज्यादा हो गया था, इसलिए घर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता लेना पड़ा। अमावस की काली रात में सुनसान सड़क पे जीप की घर घर सन्नाटे की नीरवता को तोड़ती झींगुरों की आवाज में घुलती मिलती चली जा रही थी। सचिन और अम्मा ऊँग रहे थे। ऊँगना तो निधि भी चाहती थी, लेकिन मैं अपने डर को संभालने के लिए कुछ कुछ बातें करते हुए उसको जगाए हुए था। अचानक जीप एक हिचकोला खाके बंद हो गई। बरगद का पेड़, निधि ने लगभग जमती हुई आवाज में कहा। जीप की हेडलाइट में बरगद का पेड़ सामने दिख रहा था। अम्मा भी जग गई थी और कुछ बुदबुदाने लगी थी। मेरी नजर मेरी हाथ की कलाई घड़ी पे गई। रात के 2 बजने वाले थे। आज चुड़ैल अपना 30 साल पुराना बदला लेके छोड़ेगी, ये सोचते हुए मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। निधि को साथ लेके जीप के बोनट को खोलने के लिए मैं जीप से उतरा। अभी बोनट का हुड उठाया ही था कि अम्मा चिल्लाई, सचिन! रोंगटे खड़े हो गए मेरे और निधि के। बदहवास सा भागता हुआ जीप के पीछे बैठी अम्मा के पास पहुंचा। क्या हुआ सचिन को?
सचिन। अम्मा इतना ही बोली थी। सचिन जीप में नहीं था। अम्मा सचिन कहाँ है? मैंने लगभग चिल्लाते हुए अम्मा से पूछा। यहीं तो था। मैं आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आंखें खोली तो सचिन नहीं था। डर की वजह से अम्मा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तुम भी ना अम्मा? मैं झल्लाते हुए टॉर्च लेके सचिन को ढूंढने निकल गया। मेंढकों, झींगुरों और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज में डूबी अमावस की काली रात में टॉर्च की रोशनी किसी जुगनू सी लग रही थी। लेकिन मैं सचिन सचिन आवाज देता बरगद के पेड़ की एक एक जड़ को, झूलती टहनियों को टटोल रहा था। डरने का साक्षात कारण सांप, बिच्छू, जंगली जानवर सब थे, लेकिन डर नहीं था। आज दिलो दिमाग में सिर्फ सचिन को ढूंढने का जुनून था। बरगद का पेड़ और उसके आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा। भोर होने से पहले ही हल्की चांदनी उजाला फैला रही थी। मैं बरगद की लटकती एक जड़ को थामे खड़ा होके सचिन का ख्याल करके रुआंसा हो रहा था। तभी सचिन बरगद की एक पेड़ की खोह में दुबका बैठा दिखा। अब तक रुआंसे हुए मन ने आंखों से अपना बांध तोड़ दिया था। मैं भाग के गया और सचिन को गोद में लेते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पापा गोल्डन कलर का भालू तो आया ही नहीं। दादी बोलती थी बरगद के पेड़ पे रहता है। सचिन ने कहा। तो तुम गोल्डन कलर का भालू ढूंढने के लिए यहाँ बैठे थे? मैंने सचिन को सीने से चिपकाते हुए कहा। हाँ पापा, सचिन ने मासूमियत से कहा। मेरे पुकारने पे क्यों नहीं बोले? सचिन को मैंने अपने सीने से चिपकाए हुए ही पूछा। बोलने से गोल्डन कलर का भालू भाग जाता तो? सचिन ने कहा। मैं सचिन को लेकर जीप की तरफ आ रहा था। सुबह की लालिमा आसमान में फैल गई थी। विशाल बरगद का पेड़ पूरी मजबूती के साथ सर उठाए खड़ा था। सूरज की छनती लाल रोशनी में पहली बार ये बरगद का पेड़ मुझे खूबसूरत लग रहा था। उसकी पनाह में घोंसला बनाए हजारों पंछी अपना दाना चुगने के लिए निकल पड़े थे। रात के 2 भी बजे थे, भोर भी हो गई थी, लेकिन आज कोई चुड़ैल नहीं दिखी, नहीं डर लगा। और यह भी ख्याल आया कि 30 साल पहले जो मैंने देखा था वो बस मेरा डर था, वो बस आंखों का भ्रम था। ये सच है, डर तभी तक होता है जब तक डर से बड़ा और कोई जुनून नहीं होता। बस इतनी सी थी ये कहानी।